हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सब करेंगे आपकी कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ क्रमांक 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी उनके व्यक्तित्व व उनकी रचनाओं के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से अनेक क्रांतिकारी नेता व अनेक युवकों ने अपना बलिदान दिया, उसी प्रकार से अनेक पुरुष लेखकों व महिला लेखिकाओं ने भी अपना योगदान लेखन प्रतिभा से दिया। और उसी बलिदान में जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन के दौरान किए गए उन बलिदानों में से कुछ युवकों का, कुछ व्यक्तियों का नाम इतिहास में अंकित नहीं हो पाया, उसी प्रकार कुछ महिला व पुरुष लेखकों का नाम भी इतिहास में अंकित नहीं हो पाता, और उन्हीं में से एक है चपला देवी। उन्होंने जिस रचना के विषय में यहाँ बताया है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता, जिनका बचपन का नाम था धुंधुपंत, नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। किसी भी रचना की दो शैली होती हैं, पद्य रचना और गद्य रचना। पद्य में कविता, दोहे, साखियाँ, पद इनको लिया जाता है, और गद्य रचना में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध इनकी रचना की जाती है। तो यहाँ पर गद्य रचना जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज अर्थात कि जिस प्रकार से समाचार पत्रों में सामान्य रूप से रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन उसमें कोई साहित्यिक रूप नहीं होता। जब किसी रिपोर्ट में साहित्यिक व कलात्मक रूप देखने को मिलता है तो वह रिपोर्ताज कहलाती है, और इसमें यह एक रिपोर्ताज है। मातृभूमि की आज़ादी और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से हमारी युवा पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच उस समय का स्वाधीनता आंदोलन के समय का एक पत्र है, जो उस समय बहुत ऊंचा स्थान रखता था, और 1 जनवरी 1930 को इस हिंदू पंच नामक पत्र ने अपना एक बलिदान अंक प्रकाशित किया। उसी अंक से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया भाग लिया गया है। इसमें वो कहते हैं कि सन 1857 की ईस्वी के जो विद्रोही नेता हैं नाना साहिब, कानपुर में वो विद्रोह करते हैं। अंग्रेज़ों, उनके बच्चों व अनेक स्त्रियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उस कानपुर के विद्रोह में वो लगभग सफल होने वाले थे, लेकिन बताया जाता है कि सेना की एक टुकड़ी, अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी वहाँ पर आ जाती है, और जिससे कि उनका जो विद्रोह है वो पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। और उस असफल विद्रोह के कारण उन्हें अर्थात नाना साहब को वहाँ से भागना पड़ता है। और जब वे जल्दी जल्दी में वहाँ से भागते हैं तो वे अपनी पुत्री मैना को अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं। उनकी बेटी मैना बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी, और विद्रोह दमन करने के बाद जब अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया, उसका वर्णन जब किया जाता है तो कहते हैं एक पाषाण हृदय अर्थात पत्थर दिल भी एक बार द्रवित भावुक हो सकता है, भावुक हो जाता है, अर्थात उससे के विषय में जानकर। तो इसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार से जब कानपुर में भीषण हत्याकांड होता है, उसके बाद जब अंग्रेज़ों का जो सैनिक दल है वो बिठूर की ओर आता है, और कानपुर में नाना साहब का राजमहल वो लूटने के लिए वहाँ पर आते हैं कि नाना साहब की जितनी भी संपत्ति थी, जहाँ पर भी उनके स्थान थे, वहाँ पर वो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब उसे नष्ट कर देते हैं तो वहाँ पर भी वो आते हैं, बिठूर में उनके नाना साहब के राजमहल में आते हैं और उसे लूटते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिलती नहीं है। कहा जाता है कि वो बहुत सारी जो धन संपत्ति है वहाँ पर
उनका कुछ गुप्त स्थान था जहाँ पर उन्होंने छुपा रखा था, वो वहाँ पर उन्हें मिली नहीं, या फिर नाना साहब अपने साथ ही ले गए होंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक धन उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद वे उस महल को तोप के गोलों से उड़ा देना चाहते हैं। वे उसे नष्ट करने का निश्चय कर लेते हैं। जब सैनिक दल वहाँ पर तोपें लगाते हैं और उस महल को नष्ट करने के विषय में निश्चय करते हैं कि वहाँ पर उन्हें उसे राजमहल को नष्ट करना है, तभी वहाँ पर बरामदे में, उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर जो अंग्रेज सेनापति है वो बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं थी ही नहीं। कि वहाँ पर जब उन्होंने उस महल को लूटा तो पूरे महल में उन्हें वो बालिका नहीं मिली, लेकिन वो वहाँ से तब वो बालिका कहाँ थी और अब वो बालिका कहाँ से आ गई, इसी विषय में जानकर सोचकर जो सेनापति है वो बड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद जो नाना साहब की पुत्री है वो वहाँ पर इसलिए प्रकट हो जाती है क्योंकि जब राजमहल को नष्ट करने के विषय में वे विचार कर रहे हैं, वो निश्चय कर चुके हैं, तो वो अपने महल को बचाने का प्रयास करती है। वो कहती हैं कि इस जो महल है, इस महल को आप नष्ट न करें। उसका जो मुख है उस पर सेनापति को दया आ जाती है। वो बहुत ही कम उम्र की बालिका है और उसे देखकर उनको दया आ जाती है। सेनापति उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो वो बालिका कहती है कि मैं अपने महल की रक्षा करना चाहती हूँ। सेनापति कहते हैं क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका उनसे प्रत्युत्तर करती है, अर्थात उनसे ही जवाब मांगती है कि मेरा उद्देश्य क्या है, लेकिन आप अपना बताइए कि आपका इस मकान को गिराने में क्या उद्देश्य है। सेनापति कहते हैं कि यह मकान हमारा जो विद्रोही नेता है नाना साहब, उनका मकान है, इसलिए सरकार ने इसे नष्ट करने की आज्ञा दी है और इसी कारण से मैं इस महल को नष्ट करने के लिए आया हूँ। बालिका कहती है आपके विरोधी तो नाना साहब हैं, या जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वे आपके दोषी हैं। तो ये जड़ पदार्थ, ये तो निर्जीव है, इसने तो आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, तो ये आपका अपराधी कैसे हुआ। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि उसे वो स्थान क्यों प्रिय है, वो उसका वास स्थान है, वहाँ पर वो पली बड़ी है, उस स्थान से उसको लगाव है और वो चाहती है कि उस मकान की वो रक्षा कर सके। इसलिए वो उनसे प्रार्थना करती है कि इस मकान की रक्षा कीजिए। जो सेनापति हैं उन्हें भी दुख होता है, और लेकिन कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना होगा। वो उन्हें उसे समझाते हैं कि जो वो अंग्रेज अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें उनका जो कहा है मानना होगा। इस पर बालिका ने अपने जो सेनापति हैं उनको परिचय करवाती है कि मैं कौन हूँ, और वो जब परिचय बताते हैं तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी कन्या अर्थात जनरल हे की जो बेटी है मेरी, उसका नाम था, और नाना साहब की पुत्री मैना, वे दोनों आपस में सखी हैं। उन दोनों का प्रेम संबंध था। कई वर्ष पहले मेरे पास बराबर आती थी, वह उन्हें बताती है, और वो मुझे बहुत चाहती थी। उस समय आप भी यहाँ पर हमारे यहाँ आते थे, पर मुझे अपनी बेटी के समान ही प्रेम करते थे। तो सेनापति से वो कहती है मालूम होता है आप तो मुझे भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, और उसकी एक चिट्ठी, उसका एक पत्र जो है मेरे पास अब तक है। यह सब सुनकर सेनापति जो है वो हैरान हो जाता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, और फिर उसने उस बालिका को पहचान लिया और कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम नाना साहब की बेटी मैना हो। सेनापति ये कुछ क्षण ठहरते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की सहेली हो, किंतु मैंने, अर्थात कि वो उसे पहचान तो लेते हैं उसे, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो अनुरोध है मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, जिसके अधीन में कार्य करता हूँ, उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। लेकिन तुम मेरी बेटी की सखी हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। उसी समय जो उनके जो प्रधान सेनापति हैं वे वहाँ पर आ जाते हैं, जनरल आउट्रम। तो वहाँ पर वो आकर उन्हें क्रोध आता है कि अब तक जो इस मकान को क्यों नहीं नष्ट किया गया, अब तक इसे तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने कहा मैं इसे यही सोच रहा हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का जो महल है वो बच नहीं सकता। आउटरम जो वो कहते हैं गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना तो यह संभव है ही नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का इतना अधिक क्रोध है कि नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे
कहते हैं तो लॉर्ड जो कैनिंग उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको भी इस विषय पर तार दे देना चाहिए, क्योंकि अंतिम जो फैसला है वही करेंगे। आउटरम जो है वो कहते हैं आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना छोड़ ही नहीं सकते। वे उनसे प्रश्न करते हैं सेनापति हे से कि आपको इस महल से इतना लगाव क्यों है। तो सेनापति हे जो है वो मन में बहुत दुखी होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जनरल जो आउटरम है वो बहुत क्रूर है और उसने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़ते हैं और अंग्रेज सिपाही जो है अंदर घुस जाते हैं और वो उससे नाना साहब की जो पुत्री है मैना उसको खोजने लगते हैं। लेकिन पूरे महल को खोजने के बाद भी उन्हें नाना साहब की पुत्री मैना नहीं मिलती और फिर वो जब उसे नहीं खोज पाते तो उस दिन संध्या के समय जो लॉर्ड कैनिंग का एक तार आता है जिसका अर्थ है लंदन के जो मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब का जो विशाल महल है उस पर तोप के गोले बरसने लगते हैं। घंटे भर में ही वह महल जो है पूर्ण रूप से ढेर हो जाता है, एक खंडर के रूप में बदल जाता है। उस समय कहते हैं लंदन के जो सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख लिखा था जिसमें लिखा था बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। भारत सरकार से यहाँ अभिप्राय उस सरकार से है क्योंकि उस समय पर भारत सरकार नहीं अंग्रेज़ों का यहाँ प्रशासन था, तो अंग्रेज़ों की सरकार थी लेकिन वो भारत में थे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया भारत सरकार। दुर्दांत जिसे वो बेकाबू था उनसे, वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, जगह जगह वो विद्रोह कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो नाना साहब थे उन्होंने उनकी नाक में दम कर रखा था। उस दुर्दांत नाना साहब को वो पकड़ नहीं सकी, जिस पर समस्त अंग्रेजी जाति का भीषण क्रोध है क्योंकि कितने ही उन्होंने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। सभी उनसे बहुत अधिक क्रोधित थे। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त है अर्थात अंग्रेजों के रक्त में शरीर है, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमसे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी कि जब सेनापति हे नाना साहब की पुत्री के लिए दया का भाव रखते हैं और उनके लिए उनके महल को या उनको बचाने का प्रयास करते हैं तो उस रिपोर्ट की उनकी बहुत हंसी उड़ाई जाती है और कहा जाता है कि हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, उसके लिए दया, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम से एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उसे मार डाला जाए। यहाँ पर जो सेनापति हैं उन्हें महल को बचाने के प्रयास में उनकी बहुत अधिक आलोचना होती है। आलोचना अर्थात उनकी बहुत अधिक बुराई की जाती है कि वो जो है उस कन्या के प्रेम संबंध में कन्या से उनका प्रेम संबंध है। वे उस वृद्धावस्था में आकर और अपना जो संपूर्ण जीवन अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की जो सेवा कर रहे थे, अंग्रेजी सेना में और अनेक युद्धों में उन्होंने जो समय बिताया, उसके बाद भी वो वृद्धावस्था में इस तरह का कार्य जो कर रहे हैं अर्थात महाराष्ट्र की जो मामूली सी एक बालिका है उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और अपने वास्तविक जो उनका कर्तव्य है उसे भूल गए हैं। और वो भी किसके लिए? नाना साहब की बेटी के लिए, जिसने कि हमारे कितने ही अंग्रेज जो सैनिक हैं, अंग्रेज हैं और उनके बच्चों या अनेकों को मार दिया है। उसके लिए उन्हें क्षमा। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है वहाँ पर यह तक छापा जाता है कि उसके कन्या से जो सेनापति हैं उनका प्रेम संबंध है मान लेते हैं और उसको कहते हैं कि उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, अर्थात नाना साहब की बेटी को सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैना जो है वो सेनापति उसी समय जब उस महल को नष्ट कर दिया जाता है सितंबर माह के अंत में आधी रात्रि के समय वहाँ पर जो बालिका है वो नाना साहब की जो बेटी है वो उस भग्नावशिष्ट अर्थात उस खंडर पर जो उनका मकान नष्ट हो चुका है उस खंडर पर बैठकर
रो रही थी। तो पास ही जनरल जो आउटरम है उसकी सेना भी रुकी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। बालिका रोई जा रही थी। वे उससे प्रश्न पूछते हैं लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देती। उसके बाद वहाँ पर जनरल आउटरम आ जाता है। वह पहचान लेता है कि यह तो नाना साहब की बेटी है, और वह बालिका किसी की ओर भी नहीं देखती और अपने चारों ओर जो सैनिक, उसके चारों तरफ सैनिक खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह घबराती नहीं है। वह इतनी बहादुर है। अंग्रेज सरकार की आज्ञा के अनुसार जो जनरल आउटरम है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंग्रेज सरकार की आज्ञा से तुम्हें गिरफ्तार किया। जो मैना है वो चाहती है कि कुछ देर और यहाँ पर बैठकर रो सके और वो जनरल आउटरम से अंतिम जो इच्छा प्रकट करती है, लेकिन जनरल आउटरम जो है इतना पाषाण हृदय है कि वह उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करता। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पहनाते हैं और कानपुर किले में लाकर उसे कैद कर देते हैं और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होती। उस समय महाराष्ट्र जो इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया, क्योंकि कानपुर के किले में ही नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जला दिया गया था। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। अर्थात उन्होंने इतनी निर्मम हत्या उस बालिका की कि भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया कि वह इतनी निडर बहादुर थी कि उसने उस भीषण अग्नि में बैठकर भी वह शांत बनी रही और सरल मूर्ति के समान बनी रही। वह ना चीखी ना चिल्लाई, उसने शांत स्वरूप से उस भीषण अग्नि में वह बैठी रही और सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे ऐसा देखकर मानो वह देवी हो और सब उसे प्रणाम कर रहे थे। जो आपको जो पाठ है इसकी व्याख्या कैसी लगी, कुछ समझ नहीं आया या आपको कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट करें। धन्यवाद।